नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सोमवार को दो घटनाएं हुई। एक दिल्ली में जंतर मंतर पर, जहां वक्फ बोर्ड के बैनर के नीचे कुछ राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने जहर भरे बयान दिए, तरह तरह की चेतावनी दी और वक्फ संशोधन बिल पर सरकार जो अड़िग है बजट सत्र में ही उसको लाने और पारित करने के प्रति, उस पर देश भर के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की गई, भड़काने की कोशिश की गई। यहाँ तक कहा गया कि पूरे देश में शाहीन बाग जैसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे। दूसरी घटना महाराष्ट्र के नागपुर में घटी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पूरे महाराष्ट्र में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है और उसकी मांग है कि संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर खुलदाबाद में जो औरंगजेब की मजार बनी हुई है, कब्र बनी हुई है, उसको हटाया जाए। और ये मांग इसलिए भी अब जोर पकड़ने लगी है क्योंकि हाल में छावा फिल्म रिलीज हुई थी और उसके जरिए जो नई पीढ़ी है उसको भी ये पता चल रहा है कि संभाजी महाराज पर औरंगजेब ने किस किस तरह के जुल्म किए थे, बर्बरता की थी, अत्याचार किए थे। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे, उनके शरीर से जो, जिसको हम चमड़ी कहते हैं, वो चमड़ी तक जो है वो उतार ली थी और 40 दिन तक ये बर्बरता और यातना देने के बाद उनकी हत्या कर डाली थी। उसी के बाद से महाराष्ट्र में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी इसे लेकर के एक गहरी नाराजगी देखी जा रही है, खासतौर से नई पीढ़ी में, कि इतिहास के इस क्रूर सच से उनको पूरी तरीके से महरूम रखा गया, उनको वंचित रखा गया। पाठ्यक्रम में भी ये चीजें कभी नहीं पढ़ाई गई और अगर ये मूवी नहीं बनती, फिल्म नहीं बनती, तो शायद उनको इस सच का पता ही नहीं चलता। अब महाराष्ट्र में लोगों का एक तरीके से खून खोल रहा है। उनका कहना ये है कि जिस क्रूर औरंगजेब ने हिंदू राजाओं पर अत्याचार किए, उनकी हत्याएं की, जिसने मंदिरों को ध्वस्त किया, नष्ट किया, भ्रष्ट किया, इसके अलावा जो हमारी संस्कृति है उसका दमन किया, उसकी कब्र महाराष्ट्र में क्यों है? और ये एएसआई की संरक्षित मॉन्यूमेंट्स में से है, कब्रों में से है। इस पर ना केवल लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है देखभाल के लिए, बल्कि अब इसकी चूंकि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, पहले भी सुरक्षा होती थी लेकिन इधर और बढ़ा दी गई है, तो इसको लेकर के लोगों में गहरा आक्रोश है। ये जो नागपुर में पथराव किया गया, हिंसा की गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, इसकी वजह क्या है? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। वो ज्ञापन देने के लिए जिला मुख्यालय जा रहे थे और प्रदर्शन के दौरान ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का एक पुतला बनाया, पुतला बना करके उसमें आग लगाई। और ये सामान्य बात है, संविधान में सबको ये अधिकार है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे, धरना दे, जुलूस निकाले, ज्ञापन सौंपे
और आक्रोश प्रकट करने के लिए कई बार पुतले बना करके उनका दहन भी किया जाता है। लेकिन पुतला जलाए जाने के बाद नागपुर में जिस तरह की हिंसा का तांडव देखने को मिला, जो चिटनिस पार्क इलाका है, जो महल का इलाका है, इस इलाके से लेकर के शुक्रवारी तालाब रोड का पूरा बेल्ट, इसमें सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई। जो गाड़ियां खड़ी थी, कारें खड़ी थी, जो दोपहिया व्हीकल खड़े थे, उनको आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, पीड़ितों का ये कहना है, उनकी बाइट्स आई हैं अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर, कि हजारों की भीड़ थी उपद्रवियों की, दंगाइयों की, और वो तरह तरह के नारे लगा रहे थे और उन्होंने घरों पर भी जम करके पथराव किए हैं, घरों को भी निशाना बनाया है। ये पहली बार है जब दंगाइयों, उपद्रवियों की भीड़ इस तरीके से किन्हीं हिंदू क्षेत्र में घुसी हो और घरों पर हमले किए गए हों, पथराव किए गए हों। इसलिए फडणवीस सरकार जो है वो काफी एक्टिव भी दिखाई दे रही है, बेहद सचेत भी दिखाई दे रही है। जो साइबर सेल है उसके जरिए तमाम जो मैसेजेस, जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, और एक बात ये बताई जा रही है कि जब ये औरंगजेब का पुतला फूंका गया तो ये एक अफवाह उड़ाई गई, जानबूझ करके ऐसा किया गया कि साहब एक धार्मिक पुस्तक को भी जला दिया गया है। और उसके बाद धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकलना शुरू हुए और फिर ये पूरी आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और हिंसा की वारदातें होनी शुरू हो गई। पुलिस बल को भी निशाना बनाया गया, प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए हैं। और जो देर रात जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, उस समय तक ये जानकारी मिल रही है कि नागपुर में बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार के कड़े निर्देश हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जहां नागरिकों को संयम बरतने के लिए कहा है, किसी तरह के उकसावे में ना आने की अपील की है और शांति बनाए रखने को कहा है, वहीं उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के अधीन है। पुलिस प्रशासन, कानून और व्यवस्था, रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के ही ऊपर है। उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने भी हिंसा की है, पथराव किया है, आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, उनको बख्शा नहीं जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देर रात तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो 50 लोग हिरासत में लिए जा चुके थे, 15 से 17 को गिरफ्तार कर किया जा चुका था, जिनकी पहचान हो गई थी कि ये हिंसा में शामिल थे, तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल थे। बड़े सवाल एक्चुअल में खड़े हो रहे हैं नागपुर की हिंसा के बाद। क्या ये जानबूझ करके हिंसा की गई है? और जो महाराष्ट्र में विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की है हाल में, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें कुछ ऐसी सामग्री प्रकाशित हुई है, और केवल सामना में प्रकाशित नहीं हुई है, संजय राउत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं, कि ऐसे क्रूर शासक जिन्होंने हिंदू राजाओं को मारा, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का दमन किया, ऐसे व्यक्ति की महाराष्ट्र में या भारत में ही कब्र क्यों होनी चाहिए? आनंद रंगनाथन है,
उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों ने ओसामा बिन लादेन को समुद्र में दफना दिया। जर्मनों ने हिटलर के लिए चिन्हित कब्र बनाने पर रोक लगा दी। यहां तक कि उसके पिता की कब्र से जो मकबरा था उसको भी हटा दिया। लेकिन यहां भारत में हम औरंगजेब की मजार पर लोगों को प्रार्थना करने की छूट देते हैं, याकूब मेनन की कब्र को सजाते हैं और उसे स्मारक में बदलने की भी इजाजत दे देते हैं। एक डरा हुआ राष्ट्र तुष्टीकरण से ग्रस्त। तो मैं संजय राउत की बात कर रहा था। संजय राउत ने फिर बयानबाजी की। निशाने पर कौन थे? एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनके निशाने पर औरंगजेब नहीं है आजकल। उनके निशाने पर राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि आक्रामक महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। कौन? औरंगजेब। और उनकी कब्र महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है और इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं। इनके बयानों की जरा इसको अंडरलाइन करके देखिए, ये किस तरीके से वार कर रहे हैं और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं। नए लोगों को इतिहास का क्या पता। यानी सारा ज्ञान या तो संजय राउत को है या उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को है। आगे ये कहते हैं कि महंगाई पर, किसानों की आत्महत्या पर बोलना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आंदोलन करना चाहिए। वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी आरएसएस की सरकार है, तो आंदोलन करने की क्या जरूरत है। एक फरमान निकालो और औरंगजेब की कब्र को हटाओ। पीएम मोदी और फडणवीस को किसने रोका है? आंदोलन का नाटक बंद करो। इससे बाहर लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे आंदोलन प्रदर्शन पर यह कहा कि औरंगजेब की कब्र को लेकर के लोगों की जो भूमिका है वही हमारी है। इस सवाल का जवाब देते हुए संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि लोगों की कोई भूमिका नहीं है, एकनाथ शिंदे की भी कोई भूमिका नहीं है, ये अमित शाह की भूमिका है और एकनाथ शिंदे सिर्फ बोल रहे हैं। संजय राउत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये जो कब्र है ये शौर्य की प्रतीक है जो कभी टूटनी नहीं चाहिए। ये हमारी भूमिका है, यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे की भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाया। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र है और ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास दिखना चाहिए। चाहे अफजल खान की कब्र हो या औरंगजेब की कब्र हो, अगर इतिहास को कोई समझने को तैयार नहीं तो वो इतिहास का दुश्मन है। ये संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सोमवार को ही। सवाल उठ रहे हैं, संभल में जिस तथाकथित शाही मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट के आदेश पर टीम गई थी और 24 नवंबर को जिस पर हमला किया था भीड़ ने, उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने,
उस भीड़ को तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबक सिखा दिया। ऐसा कोई बचा नहीं है जिसकी गिरफ्तारी ना हुई हो और जिस पर संगीन धाराएं ना लगी हों। और इसके बाद संभल में क्या हुआ है, ये हमें आपको सबको पता है। जहां जहां तीर्थ स्थल थे जिनको दबा दिया गया था, और बहुत बड़े पैमाने पर वहां अतीत में हिंसा, दंगा, आगजनी, नरसंहार करके हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया था, उन क्षेत्रों में बहुत सारे मंदिर जो हैं वो सूने पड़े हुए थे, उन पर ताले लगे हुए थे, और जो देवी देवता थे उन पर धूल चढ़ी हुई थी। ये योगी आदित्यनाथ का ही जिगरा है। उन्होंने उन सारे मंदिरों के न केवल ताले तुड़वाए खुलवाए, बल्कि उनकी फिर से पुनर्स्थापना की, साफ सफाई कराई, पूजा पद्धति वहां पूजा पाठ शुरू हुआ, और वहां पर जितने पर्व होते हैं वो सब कराने शुरू किए। और आज संभल में हालत ये है कि जितने पुरातन तीर्थ रहे हैं उनमें से 2/3 से अधिक फिर से पुनर्जीवित कर दिए गए हैं, उनको ढूंढ लिया गया है, उनको बहाल कर दिया गया है। जो कूप थे उनको भी ढूंढ करके उनका पुनरुद्धार किया गया है। और जिन्होंने भी टीवी के पर्दों पर देखा होगा वो जानते हैं कि 37 साल बाद किस तरीके से संभल में होली का त्योहार मनाया गया है, होली का पर्व मनाया गया है। ये है योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली। जो भी दंगा करते हैं, उपद्रव करते हैं, आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ पथराव करते हैं, उनका भूसा भर दिया जाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि चूंकि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल प्रस्तुत करने और पारित करने की तैयारी कर रही है, और इसी बजट सत्र में उसको पेश करके पारित करने की तैयारी है, तो ये जो जंतर मंतर से लेकर के नागपुर तक एक आक्रामकता दिखाने की कोशिश हो रही है, डराने धमकाने की कोशिश हो रही है सरकार को और हिंदुओं को भी। क्या देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार योगी आदित्यनाथ की तरह, जैसे उन्होंने संभल में सबक सिखाया है, वैसा ही सबक नागपुर के इन उपद्रवियों और दंगाइयों, और मैं तो कहता हूं कि औरंगजेब की औलादों को वैसा ही सबक सिखा पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। और मुझे लगता है कि ये सही वक्त है। अगर यहीं पर इनको ठीक से सबक सिखा दिया गया तो आगे से किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी और शहर में इस तरह की हिंसा करें। और जिस तरह के उकसावे वाले बयान जंतर मंतर पर दिए जा रहे थे भाषणों में कि हम पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, अगर नागपुर में ठीक तरीके से कार्रवाई कर दी गई तो इसके बाद इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, और जिनकी जो दुस्साहस दिखाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की दरकार है, जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।